आज हम बात करेंगे बिहार के गोपालपुर विधानसभा की। जी हां, गोपालपुर विधानसभा जो भागलपुर लोकसभा सीट के अंदर आती है और यहां विधायक भी जदयू के गोपाल मंडल हैं जो काफी चर्चित रहते हैं अक्सर अपनी बातों को लेकर। और हम चर्चा करेंगे कि आखिर यहां गोपालपुर के समीकरण क्या है, पिछला इतिहास क्या रहा है और जो पिछला इतिहास रहा है वो समीकरणों को कितना प्रभावित करेगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, गोपालपुर के समीकरणों को इस बार आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, गोपालपुर के समीकरण तो अपनी जगह हैं, लेकिन जो अभी सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि गोपाल मंडल की वापसी होगी या नहीं, इस पर चर्चा सबसे ज़्यादा है। और इसके पीछे वजह ये है कि जेडीयू के अंदर ही अंदरूनी कलह जो है वो आप देख सकते हैं। गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल और भागलपुर के सांसद अजय मंडल के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि बैकडोर हो रही हैं, वो पब्लिक के सामने है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है वो किए जा रहे हैं और इस साथ ही गोपाल मंडल जो है अब विवादित बयान देने के लिए जाने जाते रहे हैं। तो इन सब वजहों से कि अगर पार्टी के अंदर ही अगर गुटबाजी हो जाए चुनाव के समय में तो परेशानी का सबब बन सकता है। तो अब देखना है कि क्या कुछ होता है आगे। फिलहाल अगर हम इसके इतिहास की तरफ देखें कि गोपालपुर में क्या कुछ हुआ है, तो जो पहला चुनाव गोपालपुर में हुआ वो 1957 में हुआ था और तब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को यहां से जीत मिली थी। मणिराम सिंह यहां के पहले विधायक बने थे। दरअसल 1957 से 1985 तक जब आप देखेंगे तो यहां पर जो मुकाबला है वो कांग्रेस वर्सेस सीपीआई ही आपको देखने को मिलेगा। ये बात अलग है कि ज्यादा अवसरों पर जीत जो है वो कांग्रेस को मिली, हालांकि पहली जीत जो है वो सीपीआई के नाम थी। कुल 8 चुनाव जो है 1957 से 1985 के बीच गोपालपुर में हुए, जिसमें 5 बार कांग्रेस को सफलता मिली और 3 बार यहां से सीपीआई जीतने में सफल रहा। फिर 1990 आता है और तब गोपालपुर में पहली बार कमल खिलता है। लेकिन इसके आगे की कहानी अगर आप देखें तो इसके बाद जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें जीत सिर्फ और सिर्फ जनता नामधारी पार्टियों को ही मिली है। कांग्रेस मुख्य मुकाबले में 1995 तक रहा, लेकिन उसके बाद साल 2000 से जो है अगर आप देखें तो यहां मुकाबला 2 सोशलिस्ट विचारधारा वाली पार्टियों के बीच ही होने लगा। आज एक तरफ लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली पार्टी आरजेडी और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जिसका कि प्रतिनिधित्व करते नेतृत्व करते थे, उस पार्टी के बीच मुकाबला हुआ। 2000 में समता पार्टी और बाद में जेडीयू। तो ये जो 6 मुकाबले हुए हैं लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली पार्टी और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पार्टी के बीच में, उसमें 4 बार जो है जेडीयू को कामयाबी मिली है और 2 बार आरजेडी ने भी सफलता का स्वाद यहां पर चखा है। अगर आप गोपालपुर विधानसभा सीट को देखें तो ऐसा नहीं है कि यहां पार्टियों का ही वर्चस्व रहा है या वो महत्व रखते हैं। यहां चेहरे भी बहुत महत्व रखते हैं। व्यक्ति जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। वो कैसे? अगर हम इसे देखें तो हम पहले ये देख लेते हैं कि जो 16 चुनाव हुए हैं उसमें किसको कितनी जीत मिली है। तो कांग्रेस को 5 जीत मिली है, लेकिन जो 5 में से 4 जीत है वो मदन प्रसाद सिंह ने हासिल की है। तो जो पहला चेहरा आपको दिख रहा है वो मदन प्रसाद सिंह दिख रहे हैं। इसके बाद सीपीआई ने 3 बार यहां पर सफलता अर्जित की है, तो तीनों ही बार जो है मणिराम सिंह यहां पर जो है वो चुनाव जीतने में सफल रहे। तो वो सीपीआई की सफलता थी, मणिराम सिंह की सफलता थी।
कांग्रेस की सफलता थी या फिर आपको मदन प्रसाद सिंह की सफलता थी। इसी तरह से जेडीयू को यहां पर 4 बार कामयाबी मिली है और चारों ही बार जो कामयाबी दिलाई है जेडीयू को वो गोपाल मंडल ने दिलाई है। उनका नाम नरेंद्र कुमार नीरज है। तो ये जीत गोपाल मंडल की है या जेडीयू की है, तो ये चीज देखने को आती है। इसी तरह से आरजेडी 2 बार और जनता दल 1 बार यहां पर चुनाव जीतने में सफल रहा है। और ये जो 3 जीत है ये आपको आरके राणा फैमिली की जीत है, जिसमें रविंद्र राणा 2 बार और अमित राणा जो है वो 1 बार जीतने में सफल रहे हैं। बीजेपी को 1 बार कामयाबी यहां पर मिली है। तो ये चीज दिखता है कि यहां व्यक्ति भी महत्वपूर्ण रहे हैं। अब अगर हम यहां के आखिरी 3 चुनावों की बात करें तो 2010 में नरेंद्र कुमार नीरज जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। नरेंद्र कुमार नीरज, जिनको कि लोग गोपाल मंडल के नाम से जानते हैं, 53,876 वोट लेकर आए थे। 47.01% उनका वोट था। दूसरे स्थान पर अमित राणा थे आरजेडी के, जिनको कि 28,816 वोट आए थे। और जेएमएम तब चुनाव लड़ रहा था, रंजन कुमार थे जेएमएम के प्रत्याशी, उनको 9,360 वोट आए थे, 8.17%। तो एक ट्रायंगुलर फाइट थी। और चूंकि 47% वोट जो है गोपाल मंडल के पास था, तो जीत भी बड़ी हुई, 25,060 वोटों की जीत हुई। 2015 में जब महागठबंधन बना तो जेडीयू आरजेडी कांग्रेस एक छाते के नीचे थी। और ऐसी परिस्थिति में चूंकि ये सीट जो है जेडीयू की ट्रेडिशनल सीट जैसी हो गई थी, तो जेडीयू को ही लड़ने के लिए दी गई। और जेडीयू ने क्या किया कि गोपाल मंडल को 1 बार फिर से प्रत्याशी बनाया। अब सामने एनडीए से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी दिया अनिल कुमार यादव को। और देखिए, उस वक्त यह अनुमान लगाया जा रहा था कि चूंकि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस की पार्टी तीनों एक साथ है, तो इस अंक गणित में बीजेपी कहीं टिकेगी नहीं। हालांकि हार का सामना करना पड़ा बीजेपी को, लेकिन मुकाबला बहुत कांटे का था। और सिर्फ 5,169 वोटों से गोपाल मंडल चुनाव जीत सके। उनको तब 57,403 वोट आए थे, 41.35% वोट। तो अनिल कुमार यादव जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, उनको 52,234 वोट आए थे, मतलब 37.63% वोट। और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे सुरेश भगत, 6,410 वोट लेकर आए, 4.62%। तो आपको दिखता तो यह है कि सुरेश भगत 6,410 वोट लेकर आए, लेकिन हार जीत का मार्जिन कितना था? 5,169 वोट। तो अगर ये वोट जो सुरेश भगत के पास था वो आमतौर पर बीजेपी का वोट है, अगर वो शिफ्ट हो जाता अनिल कुमार यादव की तरफ, तो गोपालपुर में तब बाजी पलट जाती। खैर, हम 2020 में आते हैं। नरेंद्र कुमार नीरज यानी गोपाल मंडल एक बार फिर से जेडीयू के प्रत्याशी थे। जेडीयू की एनडीए में वापसी हो चुकी थी, तो इस बार आरजेडी ने अपना कैंडिडेट दिया महागठबंधन की तरफ से। शैलेश कुमार जो हैं आरजेडी के प्रत्याशी बने, शैलेश कुमार यादव। और फिर यहां पर जो है एक मुकाबला जो हुआ ट्रायंगुलर हुआ, क्योंकि सुरेश भगत जिन्होंने कि 2015 में अनिल कुमार यादव का खेल खराब किया था, वो एलजेपी के टिकट पर जेडीयू का खेल खराब करने उतर गए। लेकिन चूंकि बीजेपी जेडीयू के साथ थी, तो नरेंद्र कुमार नीरज को एक बार फिर से 46.4% वोट मिले, 75,533 वोट। और शैलेश कुमार को 51,072 वोट मिले, मतलब 31.4%। और सुरेश भगत जो है 23,406 वोट लेकर आ गए, 14.41%। लेकिन वो वोट इतने नहीं थे कि वो नरेंद्र कुमार नीरज
कि हार का कारण बने गोपाल मंडल के। आखिरकार गोपाल मंडल 24,461 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। इस बार भी जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो अजय मंडल को गोपालपुर में 39,432 वोटों की लीड मिली है, वो भी कांग्रेस के कद्दावर नेता अजित शर्मा के खिलाफ। तो अब सवाल उठता है कि 2025 में क्या होगा। तो देखिए बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पर, और जैसे कि गोपाल मंडल जो विवादित बयान देते हैं उसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं कि क्या वो फिर जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, क्या फिर से जेडीयू उन्हें टिकट जो है वो देने जा रही है। ये बहुत तेरे सवाल हैं। हालांकि जेडीयू की तरफ से अभी आप देखें तो उनका दावा सबसे मजबूत दिखता है गोपाल मंडल का, अभी भी इतनी घटनाओं के बाद भी। तो एक तो वो नाम है, उनके पुत्र आशीष मंडल के भी नाम की चर्चा हो रही है कि अगर किसी कारणवश गोपाल मंडल नहीं लड़े तो उनके पुत्र आशीष मंडल यहां पर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जेडीयू से एक और नाम चल रहा है अर्पणा कुमारी का, और जो विवाद हुआ है वो इसी वजह से हुआ है, और इसी वजह से जो गोपाल मंडल हैं उन्होंने अजय मंडल पर कई आरोप लगाए, बिलो द बेल्ट भी उसमें से कुछ आरोप हैं। अब जहां तक आरजेडी का सवाल है कि आरजेडी से कौन, तो देखिए शैलेश कुमार पिछली बार चुनाव लड़े थे तो उनका दावा तो बनता ही है। इसके अलावा आप देखें तो यहां पर संजीव कुमार यादव उर्फ मोती यादव के भी नाम की चर्चा है, वो तैयारी भी कर रहे हैं। इसी तरह से प्रेम सागर मतलब कि डब्लू यादव वो भी यहां पर प्रयास कर रहे हैं। अमित राणा के भी नाम की चर्चा जो है वो होते रहती है। तो देखना यह है कि आरजेडी किसे प्रत्याशी बनाता है। मुझे लगता है कि आरजेडी पहले ये इंतजार करेगा कि जेडीयू यहां से किसे प्रत्याशी बनाती है। हालांकि देखिए बीजेपी का प्रदर्शन भी इस विधानसभा सीट में जब वो लड़ती है तो बेहतर रहा है, और 2015 में तो वो जीतते जीतते रह गई थी और 1990 में उसे जीत भी मिली है। उसका एक आधार वोट यहां पर है, क्योंकि जब आप देखते हैं कि बीजेपी जब हट जाती है तो जेडीयू के वोट जो है वो कम हो जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों की वजह से जो है बीजेपी भी इस सीट पर दावेदारी कर सकती है, और यहां पर दो नाम चल रहे हैं। एक तो अनिल कुमार यादव जो कि 2015 में लड़े थे, और साथ ही कुणाल गुप्ता का नाम भी चल रहा है। एलजेपी से सुरेश भगत पिछली बार चुनाव लड़े थे, तो एलजेपीआर से इस बार उनका नाम अभी भी चल ही रहा है। जनसुराज से कुछ एक नाम है, इंजीनियर अशोक सिंह और प्रदीप यादव का। तो देखना है कि कौन कौन से प्रत्याशी गोपालपुर की जंग में उतरते हैं। अब हम यहाँ के अगर जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के वोटर्स जो हैं वो 6.97% हैं, अनुसूचित जनजाति के वोटर्स 1.1% हैं, मुस्लिम 7.3% हैं, यादव वोटर्स की संख्या अच्छी है 15.5 से 16.5%। और यही वजह है कि आपने देखा है कि पिछली बार शैलेश कुमार यादव को टिकट दिया था आरजेडी ने, और बीजेपी ने भी अनिल कुमार यादव को चुनावी मैदान में उतारा था 2015 में। राजपूत यहाँ 4 से 5% है, भूमियार 4.5 से 5.5%, और ब्राह्मण 5 से 5.5%। तो 13.5 से 15.5% वोट जो है वो सामान्य जाति के होते हैं। कुशवाहा यहाँ अच्छी संख्या में है 7 से 8%, और कुर्मी 1.5 से 2%। तो ये आंकड़ा भी 8.5 से 9.5% के आसपास होता है। आमतौर पर माना जाता है कि कुशवाहा और कुर्मी जेडीयू को वोट करते हैं। वैश्य वोटर्स की संख्या भी यहाँ अच्छी है 10 से 11%, और गंगोता जो हैं वो उनकी संख्या और भी अच्छी है 17 से 19%। तो जो जातियां एनडीए को परंपरागत रूप से वोट करती हैं उनका आंकड़ा आपको 50% के पार पहुंचा हुआ दिखता है। और फिर जब आप अदर ओबीसी ईबीसी देखते हैं 13 से 14%, फिर मल्लाह 2 से 3%, और फिर एससी के 7% वोट, तो आपको 20-22% वोट इधर भी दिखते हैं। तो उसमें जब बीजेपी को वोट मिलता है या एनडीए को वोट मिलता है तो वो 50%
50% का आंकड़ा क्रॉस कर जाता है। लोकसभा चुनाव में यहां पर 57.87% वोट अजय मंडल को आए थे। तो अब ऐसे में देखना यह है कि इस बार जो है क्या कुछ होता है। 2020 में भी अगर आप गोपाल मंडल और सुरेश भगत के वोटों को जोड़ दें तो वो 60% के आसपास है। तो जो आधार वोट है एनडीए का और जो उसे मिल रहे हैं वो 50% से ज्यादा है। तो ऐसे में फेवरेबल कंडीशन है एनडीए के लिए। लेकिन जो एक अंदरूनी कलह यहां पर चल रही है गोपाल मंडल और अजय मंडल के बीच में, कहीं वो जेडीयू को भारी न पड़ जाए, और अगर वो भारी पड़ा तो गोपालपुर में आरजेडी बाजी पलट सकती है। चलिए, तो गोपालपुर के समीकरण बड़े दिलचस्प हैं क्योंकि यहां महागठबंधन और एनडीए के बीच काफी तगड़ा मुकाबला होगा। समीकरण क्या होंगे ये प्रत्याशियों के नाम के बाद ही पता चल पाएगा।